हेलो फ्रेंड्स, ईडीसी के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो पुश पुल एम्पलीफायर का ही नेक्स्ट टॉपिक है। एक्चुअली बेसिकली पुश पुल एम्पलीफायर में हमने इससे पहले इसकी सर्किट, वर्किंग, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े थे और उसका एक एक्स्ट्रा टॉपिक देखा था कि उसमें इवन हार्मोनिक्स कैसे समाप्त हो जाते हैं। आज हम उसी सीरीज में आगे शुरू कर रहे हैं ड्राइवर स्टेज फॉर पुश पुल एम्पलीफायर सर्किट। तो ड्राइवर स्टेज बेसिकली हम ये इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इस टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तो पुश पुल सर्किट में दो ट्रांजिस्टर्स प्रयोग किए जाते हैं। बेसिकली क्लास बी है, क्लास ए बी मोड में। उसमें से एक ट्रांजिस्टर पॉजिटिव हाफ में आउटपुट देता है, दूसरा ट्रांजिस्टर नेगेटिव हाफ में आउटपुट प्रदान करता है और इन दोनों को कंबाइन करके हम फुल साइकिल प्राप्त करते हैं। एक पॉजिटिव हाफ में, दूसरा नेगेटिव हाफ में आउटपुट प्रदान करता है और इन दोनों हाफ साइकिल को कंबाइन करके फुल साइकिल प्राप्त की जाती है। अब चूंकि हमें पता है कि एक ट्रांजिस्टर को पॉजिटिव हाफ में और दूसरे को नेगेटिव हाफ में काम कराना है इनपुट के, बेसिकली पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ इसका है इनपुट का, और इनपुट तो हमारे पास एक ही है। तो एक इनपुट को इस तरह से स्प्लिट करना होगा कि वो एक दूसरे से 180 डिग्री फेज शिफ्टेड हो। तो बेसिकली कह सकते हैं चूंकि एम्पलीफायर को केवल एक इनपुट प्राप्त होता है, अतः इससे दो 180 डिग्री कालांतर के सिग्नल प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो बेसिकली ड्राइवर जो है इसी काम के लिए यूज किया जाता है। ड्राइवर प्राय पुश पुल पावर एम्पलीफायर को दो समान आयाम मतलब एम्पलीट्यूड परंतु विपरीत कला मतलब फेज के सिग्नल प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बेसिकली इक्वल एम्पलीट्यूड बट अपोजिट फेज के दो सिग्नल चाहिए, एक ही सिग्नल को स्प्लिट करना है, तो उसके लिए हम ड्राइवर यूज करते हैं। अब इसमें सेंटर ट्रिप ट्रांसफार्मर को यूज कर सकते हैं एज ड्राइवर। सेंटर ट्रिप ट्रांसफार्मर का डायग्राम इसमें दिखाया गया है, ड्राइवर स्टेज है ये। तो इसमें ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉयल है उसके एंड्स पर, सिरों पर इनपुट सिग्नल के प्रत्येक चक्र मतलब साइकिल के लिए दो बराबर एम्पलीट्यूड तथा अपोजिट पोलैरिटी के वोल्टेज प्राप्त होते हैं। मतलब बराबर तरह अपोजिट पोलैरिटी वाले वोल्टेज प्राप्त होंगे। ये देख भी सकते हैं इसमें, इनपुट यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव, और जो आपका सेकेंडरी कॉयल है उसमें दो पार्ट रखे हैं, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव हम कॉन्सेप्ट पहले ईसीडी वगैरह में भी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऊपर वाली हाफ कॉइल जो है वो पॉजिटिव है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नेगेटिव, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नीचे वाली जो सेकंड पार्ट है मतलब सेकेंडरी कॉइल का दूसरा पार्ट है वो नेगेटिव है। तो बेसिकली इनपुट यदि वी आई पॉजिटिव है तो आउटपुट पर जो है ऊपर वाले हाफ पार्ट में सेकेंडरी कॉइल के V1 आएगा और जो कि सिग्नल के सेम फेज में है, और जो नीचे वाला सेकंड पार्ट है सेकेंडरी कॉइल का उस पर जो सिग्नल प्राप्त होगा V2 है वो 180 डिग्री फेज शिफ्टेड है विद रिस्पेक्ट टू V1। तो ये सिग्नल्स हैं फॉर पुश पुल एम्पलीफायर। विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम देख रहे हैं इनका ग्राफ। तो V1 V2 180 डिग्री फेज शिफ्टेड है। तो बेसिकली इनपुट एक ही था, उसको हमने दो इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी के वोल्टेज में कन्वर्ट किया है। इसके लिए हम ट्रांजिस्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके ड्राइवर स्टेज बनाई जा सकती है। इसमें 180 डिग्री कालांतर के दो सिग्नल प्राप्त करने के लिए बीजेटी का प्रयोग किया गया है। और इसमें बेसिकली ये जो है आपका इसमें इनपुट जो है बेस पर है, आउटपुट कलेक्टर पर एमीटर कॉमन है, तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है विद एमीटर रेजिस्टेंस RE। तो कलेक्टर पर जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है और एमीटर पर जो प्राप्त हो रहा है उन दोनों के सिग्नल्स को देखने से पता चल रहा है कि दोनों 180 डिग्री फेज शिफ्टेड हैं। तो इन्हीं का यूज करके हम
पुश पुल एम्पलीफायर को इनपुट दे सकते हैं। तो बेसिकली इस फिगर से क्लियर हो रहा है कि बीजेटी से भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट के या 180 डिग्री फेज डिफरेंस के इक्वल एम्पलीट्यूड वाले दो सिग्नल प्राप्त किए जा सकते हैं। आउटपुट यदि आर से ले रहे हैं तो वो इनपुट सिग्नल के फेज में है, सेम फेज में आ रहा है, और कलेक्टर आरसी से ले रहे हैं तो 180 डिग्री फेज शिफ्टेड है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल। तो और आरसी और आरई की वैल्यू इस तरह से चूज की जाती हैं ताकि दोनों सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी सेम रहे। डायग्राम में देख सकते हैं कि इनपुट वी आई है, आरसी पर जो आउटपुट मिल रहा है वो इनपुट के 180 डिग्री फेज शिफ्टेड है, और आर ई पर जो आउटपुट मिल रहा है वो इनपुट के सेम फेज में है। अब इसके बाद एक टॉपिक होता है क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन और उसको कम करना। क्लास बी ऑपरेशन में बेसिकली हमको क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्या होता है और उसको कैसे कम करते हैं ये देखना है। तो हम ये चीज़ जानते हैं कि जो क्लास बी ऑपरेशन होता है उसमें क्यू पॉइंट कट ऑफ पर होता है, और कट ऑफ का मतलब एमीटर बेस जो जंक्शन है उसको जीरो बायस किया गया। बेसिकली क्लास बी मोड में ट्रांजिस्टर को कट ऑफ के समीप बायस किया जाता है, और क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग पॉइंट को डीसी लोड लाइन के एक सिरे पर रखा जाता है तो उससे होगा क्या, एमीटर बेस जंक्शन को कोई बायसिंग नहीं मिलती है, कट ऑफ पर मतलब जीरो बायस मिल रही है। तो अतः जब इनपुट बेसिकली एसी सिग्नल 0 से लगभग 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए बात कर रहे हैं या जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट तक नहीं बढ़ता तब तक बेस एमीटर जंक्शन जो रहेगा उसका पोटेंशियल बैरियर पार नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक तरह से जीरो बायस कह लीजिए, या फिर वो कट ऑफ में है उसमें उसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो पार नहीं हो पाएगा इनपुट सिग्नल के द्वारा, तो वो फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, मतलब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो बेसिकली अब तब तक जो है ट्रांजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होती। ट्रांजिस्टर की बेस एमीटर और जंक्शन का जो पोटेंशियल बैरियर वो पार नहीं हो पाता है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इसको हम इस तरह से डायग्राम में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि जब धारा फ्लो नहीं होगी तो कोई करंट नहीं आएगी। बेसिकली इतने पार्ट में जहाँ दिखाई दे रहा है क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन नाम की चीज़ है, गैप सोविंग क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, और एक क्यू पॉइंट की स्थिति, इन डायग्राम को देखते हैं। तो ये डायग्राम बेसिकली जो हमने यहाँ एक्सप्लेनेशन दी है कि जब इनपुट सिग्नल 0 से 0.7 वोल्ट के बीच में है सिलिकॉन के लिए, या फिर 0.3 वोल्ट और 0 से 0.3 वोल्ट के बीच में है जर्मेनियम के लिए, तब तक कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तब तक कोई आउटपुट भी नहीं आ रहा है। तो बेसिकली क्यू पॉइंट जो हमने कट ऑफ पर सेट कर रखा है ये हमारा क्यू पॉइंट की स्थिति है, और जहाँ पर जो इनपुट है वो आ रहा है आउटपुट वर्सेस इनपुट का, इसमें बेसिकली आउटपुट वर्सेस टाइम है, तो जिस पर्टिकुलर टाइम मोमेंट पे इनपुट जो है 0 से 0.7 के बीच में है वहाँ पर जो है आउटपुट में गैप आ गया है, ये गैप शोइंग क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, इसी को क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन कहते हैं। बेसिकली इसको क्रॉस ओवर क्यों कह रहे हैं कि इनपुट जब 0 को क्रॉस कर रहा है तब ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है, धारा में जो है गैप्स उस समय उत्पन्न होते हैं जब सिग्नल की पोलैरिटी चेंज होती है तथा जब इनपुट सिग्नल जो है 0 को पार करता है, इससे आउटपुट धारा में डिस्टॉर्शन आ जाता है, इसलिए इसको क्लिपिंग, स्पेशली इस क्लिपिंग को क्या कहते हैं, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ आउटपुट जो है क्लिप हो जा रहा है, आउटपुट में जो है गैप आ रहा है, तो इसको जो है क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन बोल रहे हैं, क्योंकि आउटपुट जो है डिस्टॉर्टेड मिल रहा है विद रेस्पेक्ट टू इनपुट। इसको कम कैसे कर सकते हैं, इसको कम करने के लिए क्यू पॉइंट को बेसिकली इस तरह से रखा जाएगा कि वो एकदम कट ऑफ पॉइंट पर ना हो, उसके ऊपर थोड़ा सेट करना होगा। तो इसके लिए इनपुट वैसे ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमें इनपुट सिग्नल जब 0 है उस केस में भी कोई ना कोई करंट चाहिए। ठीक है, फॉर दिस इनपुट एसी सिग्नल के शून्य होने पर भी या शून्य के केस में आई सी नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब आई सी क्यू शून्य ना हो। आई सी क्यू का मतलब क्यूसेंट
वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट, मतलब जब इनपुट AC सिग्नल 0 है उस समय जो कलेक्टर करंट की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्यू पॉइंट को कट ऑफ से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो बेसिकली क्यू पॉइंट दिखा सकते हैं इसमें क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन कम करने के लिए। ऑपरेटिंग पॉइंट की स्थिति क्लास बी पर कट ऑफ पर है और क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट की स्थिति उसके थोड़ा सा ऊपर रखी जाएगी। ये क्रॉसओवर विरूपण या डिस्टॉर्शन को कम करने का तरीका है। अर्थात ट्रांजिस्टर को हल्की सी DC फॉरवर्ड बायसिंग दे दी जाए तो ऐसा हो जाएगा। उससे क्या होगा, बेस एमिटर जंक्शन को जो है बेसिकली हमने DC फॉरवर्ड बायसिंग दे दी जाएगी तो स्लाइटली वो फॉरवर्ड बायस रखा जाता है। बेस एमिटर जंक्शन को स्लाइटली फॉरवर्ड बायस करके ऐसा किया जा सकता है। तो बेसिकली एक प्रकार से देखा जाए तो यह क्लास AB ऑपरेशन हो जाता है। IC जो कलेक्टर करंट है वो 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम के लिए फ्लो होगी इसमें। ये ऑपरेशन जो है क्लास AB ऑपरेशन हो जाएगा। परंतु क्यू पॉइंट या उसके प्रचालन को क्लास B ऑपरेटिंग के बहुत करीब होने के कारण इस प्रचालन को क्लास B प्रचालन ही मान लिया जाता है। जो क्यू पॉइंट या इसका ऑपरेशन है वो क्लास B ऑपरेटिंग पॉइंट के बहुत करीब होने के कारण इस ऑपरेशन को प्रचालन को क्लास B ऑपरेशन ही मान लिया जाता है। थैंक यू।